रमेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो 6th चैप्टर है वो कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि दो अवधारणाएं, एक तो वचनबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये दो अवधारणाएं हमें विशेष तौर पे देखने को मिली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका। पहले वचनबद्ध नौकरशाही। वचनबद्ध नौकरशाही का अध्ययन करने से पहले हमें नौकरशाही को समझना पड़ेगा कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही जो शब्द है वो इंग्लिश के ब्यूरोक्रेसी शब्द से बना है, जो फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों को बना है, से मिलकर के बना है। फ्रांसीसी भाषा के दो शब्द ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का अर्थ है डेस्क या लिखने की मेज, और क्रेसी का अर्थ है शासन। क्रेसी का अर्थ है शासन। तो इस प्रकार से नौकरशाही का अर्थ हुआ डेस्क शासन या मेज पर शासन। नौकरशाही सेवकों का एक ऐसा संगठन है जो पद सोपान में गुथा हुआ होता है। इनकी जो भर्ती होती है वो एक लिखित परीक्षा के माध्यम से, प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से होती है। उस भर्ती के बाद इनको एक निश्चित समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है और एक निश्चित अवधि तक ये सेवा करते हैं। इन्हें प्रशासनिक समस्याओं का ज्ञान होता है और एक निश्चित आयु के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार से ये स्थायी कार्यपालिका होती है। किसी विशेष परिस्थितियों में इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इनसे उम्मीद की जाती है कि ये निष्पक्ष और तटस्थ रह करके अपने कार्य को अंजाम देंगे, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में। भारत ये है तो हो गया नौकरशाही का अर्थ। अब है प्रतिबद्ध नौकरशाही का, वचनबद्ध नौकरशाही। वचनबद्ध नौकरशाही से अभिप्राय है जब नौकरशाही स्वतंत्र और निष्पक्ष न होकर के किसी विशेष राजनीतिक दल के सिद्धांत और नीतियों के अनुसार कार्य करने लग जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? वचनबद्ध नौकरशाही कहेंगे। इस स्थिति में नौकरशाही अपनी निष्पक्षता और तटस्थता को छोड़ देती है और किसी विशेष दल के सिद्धांतों और कार्यक्रमों को बिना प्रश्न किए आंख मूंद करके लागू करने शुरू कर देती है। ये होती है वचनबद्ध नौकरशाही। लोकतांत्रिक देशों में वचनबद्ध नौकरशाही नहीं होती, जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है। इन देशों में वचनबद्ध नौकरशाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। वचनबद्ध नौकरशाही वहां पनपती है जहां एक ही दल का शासन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना, जहां साम्यवादी पार्टी का शासन है, वहां की जो नौकरशाही है वो साम्यवादी सिद्धांतों और नीतियों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जो साम्यवादी शासन की जो नीतियां हैं उनको लागू किया जाए। भारत की अगर हम बात करें तो 1970 के दशक में जो नौकरशाही का स्वरूप भारत में उभरा वो एक प्रकार से ऐसा ही स्वरूप था जिसमें सत्ता पक्ष के द्वारा नौकरशाही की वचनबद्धता की मतलब आशा की गई। सत्ता पक्ष ने नौकरशाही का जो स्वरूप डालने की कोशिश की वो कैसा था? वचनबद्ध नौकरशाही जैसा स्वरूप था। तो विशेषकर कब? जब इंदिरा गांधी का शासन था। उसमें ये उम्मीद की गई कि जो नौकरशाही है वो जो शासित दल है, सत्ता में जो दल है, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों को बिना प्रश्न किए इम्प्लीमेंट करे, उनको लागू करे। तो 70 के दशक में नौकरशाही का जो स्वरूप रहा। अब प्रश्न उठता है कि भारत के संदर्भ में
वचनबद्ध नौकरशाही सही है गलत। तो भारत के संदर्भ में विद्वानों का ये मत है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ वचनबद्ध जो नौकरशाही है वो भारत के लिए खतरनाक है। किस प्रकार से? पहला पॉइंट तो ये बनता है कि ये जो नौकरशाही है, वचनबद्ध नौकरशाही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए उचित नहीं है। ये वहां उचित है जहां साम्यवादी शासन हो, जहां साम्यवादी शासन हो या एक ही पार्टी शासन कर रही है, जैसे चाइना के अंदर जहां एक ही पार्टी शासन करी हो वहां ये लागू हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी जहां शासन कर रही होती है वहां नौकरशाही एक ही पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति जुड़ी हुई होती है। उसका लक्ष्य यही होता है कि उसकी नीतियों को वहां लागू किया जाए, यानी कि एक ही विचारधारा जहां निष्ठुर रूप से शासन करे वहां ये नौकरशाही काम वचनबद्ध नौकरशाही हो सकती है। लोकतांत्रिक देशों में वचनबद्ध नौकरशाही नहीं हो सकती। दूसरा इसका जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि लोकतांत्रिक देशों में ये यूं भी उचित नहीं है, क्योंकि जहां लोकतंत्र होता है वहां बहुत से दल होते हैं और वो हर एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं और सत्ता परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार से एक ही दल के साथ नौकरशाही नहीं जुड़ी रह सकती। इस प्रकार हम निष्कर्ष तौर पे ये कह सकते हैं कि नौकरशाही को आप तटस्थता और निष्पक्षता के साथ, कार्यकुशलता के साथ अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। उसकी जो प्रतिबद्धता है वो किसी राजनीतिक दल के प्रति न होकर के संविधान के प्रति होनी चाहिए, जिससे कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। ये तो था वचनबद्ध नौकरशाही। अब दूसरा है वचनबद्ध न्यायपालिका। एक और जो अवधारणा हमें इस चैप्टर में देखने को मिली वो है वचनबद्ध न्यायपालिका। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के द्वारा तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है, अगर सरकार का कोई एक अंग संविधान का अतिक्रमण करता है तो दूसरे अंग उस अतिक्रमण को रोकने का कार्य करेंगे, ताकि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनी रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे। लेकिन 1970 के दशक में जब हम वचनबद्ध नौकरशाही का स्वरूप देखते हैं, उसी समय हमें कुछ ऐसे घटनाक्रम भी देखने को मिले। ऐसा महसूस किया गया कि भारत की जो न्यायपालिका है वो अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को नजरअंदाज करके कार्यपालिका की वचनबद्धता की ओर अग्रसर हो रही है। वो घटनाक्रम क्या थे? कुछ तो घटनाक्रम ऐसे घटित हुए और कुछ निर्णय ऐसे आए न्यायपालिका के जिससे आम जनता को ये महसूस किया गया, आम जनता ने महसूस किया, भारत की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और जो विद्वान जन थे उन्होंने ये महसूस किया कि भारत की जो न्यायपालिका है वो वचनबद्धता की ओर अग्रसर हो रही है। कौन से घटनाक्रम थे? जैसे कि 1973 में तीन जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जे एम स्लेट, के एस हेगड़े, ए एन ग्रोवर, इनको नजरअंदाज करके, इनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके इनसे कनिष्ठ न्यायाधीश ए एन राय, अजितनाथ राय को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किसको बनाया गया मुख्य न्यायाधीश? ए एन राय। पूरा नाम था अजितनाथ राय। ऐसा ही एक जो घटनाक्रम था वो हमें 1977 में भी देखने को मिला। 1977 में भी देखने को मिला जब वरिष्ठ न्यायाधीश एच
आर एच खन्ना को नजरअंदाज करके उनसे जो कनिष्ठ न्यायाधीश थे, कनिष्ठ जो न्यायाधीश थे एच एम बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, पूरा नाम था मिर्जा हमीद उल्ला बेग, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हालांकि सरकार ने यह तर्क दिया कि ये जो नियुक्तियां हैं ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि 1958 और 1972 में जो विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, जो सुझाव दिए थे, जिसमें कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता के अलावा अन्य चीजों को, दूसरे जो बातें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके तहत की गई थी। लेकिन ये जो नियुक्तियां थी और कुछ ऐसे निर्णय आए, उन्होंने ये महसूस कराया कि जो न्यायपालिका है वो अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को त्याग रही है और सरकार के प्रति वचनबद्धता की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्नीस सौ पिछहत्तर में 39वां संवैधानिक संशोधन, उन्नीस सौ 75 में 39वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया, इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर का जो चुनाव है उसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी सकती। यानी कि एक प्रकार से 12 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो रद्द किया गया था, उसके निर्वाचन को वैध ठहराने के लिए 39वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो इसमें यह कहा गया कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बल्कि इनके निर्वाचन का फैसला कौन करेगा, संसद की एक समिति के द्वारा किया जाएगा और संसद की समिति जो निर्णय देगी उसको फिर न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, यानी फिर चुनौती नहीं दी जा सकती। 39वें संवैधानिक संशोधन को इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े समाजवादी राजनारायण सिंह ने चुनौती दी और उन्होंने ये तर्क दिया, उनके वकील ने ये तर्क दिया न्यायालय के अंदर कि 39वां जो संवैधानिक संशोधन है वो संविधान के मूल ढांचे, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात है, उसके खिलाफ है। न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी। न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया कि 39वां जो संवैधानिक संशोधन है वो वैध है और एक प्रकार से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को वैध ठहराने का प्रयास था। ये माना गया कि एक प्रकार से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को वैध ठहराने का ये प्रयास था और मुख्य न्यायाधीश अजीतनाथ राय ने ये विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र संविधान का मूल ढांचा है। ये बहुत ही विचित्र विचार था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर मूल ढांचा नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र मूल ढांचा है। हम देख सकते हैं कि बगैर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हम प्रजातंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, प्रजातंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो डिसीजन आए, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हुई जिन्होंने ये महसूस कराया कि भारत की जो न्यायपालिका है उस दौर में वचनबद्धता की ओर अग्रसर हो रही थी और दोनों ही जो स्थितियां थी, दोनों ही जो अवधारणाएं थी, वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका, दोनों ही लोकतंत्र के खिलाफ थी, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली थी। लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। ये दोनों ही चीजें एक प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पे लोकतंत्र को कमजोर कर रही थी। तो ये तो था वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका। हमारे इसी चैप्टर में एक जो और विषय छूटता है वो है शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, उसकी के दौरान जो ज्यादतियां हुई, उस दौरान जो कार्य सरकार द्वारा किए गए उनकी जांच करने के लिए, उनकी व्योचित थे या अनुचित थे, इसकी जांच करने के लिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें एक आयोग का गठन किया गया। उसको नाम वो कौन था? शाह आयोग।
प्रश्न ये उठा कि आपातकाल उचित था या अनुचित था। तो शाह आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि उसने क्या क्या कहा शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में। तो उसके कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। पहली, शाह आयोग ने जो पहली बात की वो ये कहा कि ये व्यक्तिगत निर्णय था, व्यक्तिगत निर्णय। शाह आयोग ने कहा कि देश में जो आपातकाल लागू किया गया वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि कैबिनेट से बिना विचार विमर्श किए ये लागू किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। कैबिनेट में इसमें विचार विमर्श नहीं किया गया, बल्कि कैबिनेट को अगले दिन मीटिंग बुला करके सूचित किया गया था। एक तो ये। दूसरा जो बात कहेगी वो ये कहेगी कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा सरकारी कार्यालयों और विशेष तो सरकारी कार्यालयों और समाचार पत्रों को छपने से रोकने के लिए बिजली आपूर्ति को बंद करना एक प्रकार से अनुचित था और प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर आघात था। दूसरा क्या था? बिजली आपूर्ति बंद करना अनुचित। तीसरी जो बात की वो शायद ने कहा कि सरकार के द्वारा अपने विरोधी और असंतुष्ट नेताओं की निगरानी के लिए उनके फोन टेप करना वो भी नाजायज था। एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का बहुत मूल्य होता है, जबकि उस समय इन मूल्यों को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया गया। विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेताओं जैसे जगजीवन राम के फोन टेप के और ये एक प्रकार से व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उनका सीधे तौर पे हनन था, फोन टेप करवाना। चौथी जो बात कही वो थी असंवैधानिक। शाह आयोग ने कहा कि भारत का जो संविधान है उसमें एक ही तरह के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, चाहे वो युद्ध के कारण हो, चाहे बाह्य आक्रमण के कारण हो या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर हो। लेकिन जब 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू किया गया उससे पहले दिसंबर 1971 में युद्ध के कारण पहले से ही आपातकाल लागू था। उस आपातकाल को समाप्त किए बिना ही दोबारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना एक प्रकार से असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था। एक बात ये कही असंवैधानिक। पांचवी जो बात की वो था मिसा कानून का दुरुपयोग। आपातकाल के दौरान मिसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा कानून का जम करके दुरुपयोग किया गया। मिसा कानून में ये प्रावधान था कि सत्ता पक्ष जिसे बंदी बनाएगा, बंदी बनाने वाले व्यक्ति को पहले सूचित करना होगा, जबकि आपातकाल के दौरान ऐसा नहीं किया गया और ऐसा न करके व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उसका सीधे तौर पे जम करके हनन किया गया। छठी जो बात निष्कर्ष निकला वो ये था कि सैनिक जो विमान थे उनका सरकारी अधिकारियों के द्वारा जम करके उपयोग किया गया, जबकि ये कहा गया है कि जो सैनिक जो विमान है उनका बिना सेना के कार्य के गैर सैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है और किसी को भी ये अलाउ नहीं है, किसी को ये परमिशन नहीं है कि सेना के विमानों का गैर सैनिक कार्यों के लिए वो उपयोग करे। ये अधिकार किसी के पास नहीं है। तो इस प्रकार इन निष्कर्षों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया वो सत्ता पक्ष के द्वारा एक प्रकार से संवैधानिक जो प्रावधान है उनका जम करके दुरुपयोग था और वो अलोकतांत्रिक कदम था। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये जो चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें हमने पीछे जो 3 वीडियो बनाए और ये हमारा आज का चौथा वीडियो है। इसमें हमने इस चैप्टर के प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक जो प्रावधान थे, प्रत्येक जो बातें थी उनको हमने छूने की कोशिश की है और उनको व्याख्यायित करने की, समझाने का भरसक प्रयास किया है
उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।